कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी। तो कॉम्प्लिकेशंस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एनेस्थीसिया की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ ऑपरेशन की होती हैं, कुछ ऑपरेशन के बाद की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो हम निडल के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो हम ये निडल के थ्रू, एक इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ये एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। तो ये जब इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ना, तो या तो ये हमारे पास इंजेक्शन, या तो ये इंजेक्शन जो है जैसे ही हम आइज़ के अंदर यहाँ पे हम इसको इंजेक्शन को लगाते हैं तो ये ग्लोब को रप्चर कर सकता है, ठीक है। तो ग्लोब रप्चर हो सकता है बाय निडल, या ये पीछे विट्रियस के अंदर यहाँ पे हेमरेजेस कॉज कर सकता है। पीछे रेटिना के अंदर अगर ये इंजेक्शन चला गया तो यहाँ पे रेटिनल आर्टरीज़ होती हैं, वो जो है वो रप्चर हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आइज़ के पीछे जो है वो रेट्रोबल्बर स्पेस होती है, आइज़ के ऊपर यूँ मसल्स लगे होते हैं, तो इस मसल्स एक हमारे पास एक पॉइंट होता है, यहाँ पे जाके ये सारे अटैच होते हैं। तो ये जो इनके दरमियान में ये जो स्पेस है इट इज़ कॉल्ड रेट्रोबल्बर स्पेस। तो समटाइम्स इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इस रेट्रोबल्बर एरियाज़ में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से रेट्रोबल्बर हेमरेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो ग्लोब रप्चर हो सकता है या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अब ये कार्डिक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्यों होता है? आपको पता है एनेस्थीसिया जो है वो जिस्म को सुन्न कर देता है, मीन्स कि बिल्कुल उसकी हरकत हर चीज़ रोक देता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देता है। तो उसकी वजह से जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो देयर आर चांसेस कि हार्ट अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों काम हो सकते हैं अगर हमारे पास ये एनेस्थीसिया हम लोग दें पेशेंट को। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान आप देख सकते हो कि ऑपरेशन के दौरान हेमरेजेस हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के दौरान या तो हेमरेज हो सकता है या फिर पोस्टीरियर कैप्सूल, हम इधर कैप्सूल की सर्जरी कर रहे हैं तो इधर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम इंटीरियर कैप्सूल को रिमूव करते हैं, लेंस के अंदर से कैटरैक्ट वाले पोर्शन को रिमूव करते हैं और लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। पोस्टीरियर कैप्सूल हम उसकी जगह पे रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि पोस्टीरियर कैप्सूल के पीछे विट्रियस है। तो ये पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो उसको हम उसकी जगह पे रखते हैं ताकि ये विट्रियस जो है वो लीक ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हुआ तो विट्रियस यहाँ से आके लीक होना शुरू हो जाएगा, या अगर न्यूक्लियस विट्रियस के अंदर ड्रॉप हो सकता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक होल बनेगा और विट्रियस लीक होगा। तो इसकी वजह से पोस्टीरियर कैप्सूल अगर रप्चर हुआ तो न्यूक्लियस विट्रियस में ड्रॉप कर जाएगा और विट्रियस लॉस होगा। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान ये जो हमारे पास डिस्मेंट मेम्ब्रेन है वो भी डिटैच हो सकती है और आयराइडोडायलाइसिस हो सकता है, और हाइफीमा कहते हैं कि एक होता था हाइपोपायन, एक है हाइफीमा। दोनों ही एक ही तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं कि एंटीरियर चैम्बर के अंदर अगर पस इकट्ठी हो जाए उसको हम हाइपोपायन कहते हैं, लेकिन अगर एंटीरियर चैम्बर के अंदर आर्टरीज़ या वेन्स की रप्चर की वजह से ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसको हम हाइफीमा कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोपायन की मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, अल्सर्स, और इसके अलावा हमारे पास एंडोफ्थेल्माइटिस और आयराइडोसाइक्लाइटिस। अब आप हाइफीमा की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहला आप क्या लिखोगे, कैटरैक्ट, ठीक है, कैटरैक्ट की वो भी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो होप्सो कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हेमरेजेस हो सकते हैं, ख़ास तौर पे आपने इंट्रा ऑप के अंदर ये पोस्टीरियर कैप्सूल और विट्रियस को याद रखना है। अगर आपको ये दो बातें याद होंगी तो कैप्सूल रप्चर हुआ तो लेंस लॉस हो जाएगा, विट्रियस लॉस होगा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास हाइफीमा होगा। तो ये इतने से पॉइंट्स पे अगर आपको याद रह जाएं तो ये भी काफ़ी हद तक सफिशेंट है। अब जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है योग की हुआ है, ठीक है। अब ऑपरेशन के बाद आपको पता है इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को देखते हैं। तो इन्फेक्शन की वजह से एंडोफ्थेल्माइटिस होता है। एंडोफ्थेल्माइटिस की एक डीडी के अंदर ये हाइपोपायन आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप एंडोफ्थेल्माइटिस को भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो
तो एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन में आपको पता है एडीमा होता है, ठीक है, तो एडीमा हो सकता है, कंजेशन हो सकती है, आपको ये सारी कंजेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा वूंड लीक कर सकता है और आइरिस प्रोलैप्स कर सकता है। इसके अलावा इंटीरियर चैम्बर कैन बी फ्लैट और ग्लूकोमा ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। मैंने आपको कहा कि एक हमारे पास इन्फेक्शन, दूसरा इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे सारी इन्फ्लेमेशन हुई तो यहाँ पे ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है। तो ये जो सेल्स हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो इस ट्रेबेकुलर मैशवर्क को ब्लॉक करके इन्फ्लेमेटरी ये हमारे पास ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोरॉइड कैन डिटैच, आयराइडोसाइक्लाइटिस और हाईफीमा होता है, ठीक है। ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो आपको जितने याद रह जाएं इजीली, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से एडीमा, कंजेशन, ग्लूकोमा, वूंड लीकेज और उसकी वजह से ब्लड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, तो हाईफीमा। अगर आपको इतने भी याद रह जाएं तो ये भी इतने भी सफिशेंट है, लेकिन चूँकि ये सम टाइम 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, तो बेहतर है कि आप इसकी हेडिंग्स बना के लिखो कि अर्ली पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं और लेट पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं। तो लेट में क्रॉनिक एंडोफ्थेल्माइटिस होता है, फेको एंटोजेनिक यूवीआइटिस, कॉर्नियल एडीमा, मैक्युलर एडीमा, रेटिना गेट डिटैच और पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसकी पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस थी। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि हम जब कैटरैक्ट करते हैं ना, तो कैटरैक्ट करने के बाद कैटरैक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस जगह पे लेंस भी इम्प्लांट करते हैं। तो कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि जो लेंस इम्प्लांट किया है वो उसकी सबलक्सेशन हो सकती है, उस इम्प्लांटेड लेंस के अंदर भी ओपेसिटी डेवलप हो सकती है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब आपको उसको समझ में आ गया होगा कि ये जो लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट के अंदर ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन और क्या होता है हमारे पास, इन्फेक्शन होती है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी, इसके अलावा कुछ बाकी चीज़ें वो आपने इसको खुद याद करनी है, और बेहतर है कि इसको अर्ली और लेट हेडिंग्स बना के लिखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।